हैं। तो आज की क्लास जो होगी वो होगी यूज़ कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड, ठीक है। मैं इससे पहले भी आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा सा आइडिया दे दिया हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा इसका यूज़ करने का रीज़न क्या है। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि दैट हम कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स पास करते हैं, है ना। प्रॉप्स हम पास करते हैं क्योंकि मैंने पहले आपको कहा है कि दैट वी आर हैविंग ए यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो इन रिएक्ट। डेटा हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ये मैंने पहले भी बोल दिया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि दैट हमेशा जो इवेंट्स है ना, वो हम क्या बोलते हैं कि डेटा डाउन इवेंट्स अप बोलते हैं ना, कि डेटा जो है ना उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, और जो इवेंट्स होती हैं, इवेंट्स ट्रिगर कहाँ पर होती हैं, जो जैसे फंक्शन है, कोई फंक्शन ट्रिगर कहाँ पर होगी, वो ट्रिगर होगी कंपोनेंट में, लेकिन उसका असर आप देखोगे अपर कंपोनेंट्स में होगा, यानी कि जो हायरार्की में ऊपर होंगे, ठीक है। अब आप इस तरह से देख लो, हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें आ चुके हैं। अगर आप देखोगे, फिलहाल अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लॉगिन है, ठीक है, सही। हमारे यहाँ पर रजिस्टर है ना, हमारे यहाँ पर रजिस्टर है, register.asx। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर आप API कॉल्स कर रहे हो। आप देखो, आपने यहाँ पर भी API कॉल किया axios.post, ठीक है, आपने लॉगिन के टाइम पे भी किया है, और आपने app.jsx में भी एक जगह पर API कॉल की है, लाइक fetch data, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, लगभग मुझे लगता है कि पासवर्ड रीसेट, फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, हर जगह पे तो API कॉल हो रहा है ना। लेकिन क्या होगा कि अगर आप एक बहुत ही बड़ी स्केलेबल ऐप बना रहे हो, यानी कि बहुत बड़ा ऐप आप बना रहे हो, एंड आप चाहते हो कि ये बार बार ये जो मैं यहाँ पर ये डेटा ला रहा हूँ ना, ये जो यानी कि फैच डेटा हमने लाया, कहाँ पर लाया हमने, app.jsx में। आप चाहते हो कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में हो, मतलब सारी की सारी API कॉल एक ही जगह पर हो, उनको हम एक्शंस बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। जैसे कि मैं आपको इस तरह से बता दूं, हमने आगे जाकर आपने देखा होगा कि वैसे इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा, तो मैं आपको दिखाता यहाँ पर कि जो हमारे पास रिडक्स होता है ना, रिडक्स और यूज कॉन्टेक्स्ट, अक्सर आप देखोगे इनके बीच में वर्सेस मोड चलता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि विच इज बेटर, रिडक्स अच्छा है कि यूज कॉन्टेक्स्ट अच्छा है। दोनों का ही मतलब फंक्शनिंग क्या है, अगर आप देखोगे दोनों का ही फंक्शनिंग क्या है, वो ये है कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टेट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टेट मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि हम स्टेट को कहाँ पर मैनेज करें, सेंट्रली, एक लोकेशन से, ठीक है। सारा का सारा डेटा वहीं से फ्लो होना चाहिए। हालांकि अभी आप देखो, जब मुझे फॉर एग्जांपल पासवर्ड रीसेट करना था, तो मैंने पासवर्ड रीसेट के लिए एक्सियोस कॉल कहाँ पर किया, उसी कंपोनेंट में। जब हम रजिस्टर में थे, जब हमें एक रजिस्ट्रेशन करनी थी, तो एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसका फ्रंट एंड, यानी कि ये रजिस्टर विद अस, ये फॉर्म वॉर्म वगैरह जो आपने देखा होगा, और ये जो इसकी API कॉल है, ये हम कहाँ पर करते हैं, एक ही जगह पर, इसी में ही। लेकिन हमारे यहाँ पर एक रूल है, दैट्स कॉल्ड ए सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, एक प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। हमारे पास जब हम एक बहुत बड़ी ऐप बनाते हैं ना, वहाँ पर हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कुछ असूलों को हम फॉलो करते हैं। उन असूलों को फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि हमारा काम आसान हो जाएगा जब आप एक बहुत बड़ी स्केलेबल ऐप बना रहे होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हाईली स्केलेबल एंड हाईली रिलायबल एप्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक तरह से हम कह सकते हैं, हमने डेटा को स्ट्रक्चर्ड तरीके में रखना है, यानी कि API कॉल्स एक जगह पे, कंपोनेंट्स एक जगह पे, मे भी हो सकता है कि CSS आप अलग से लिख लो, ठीक है, या हो सकता है कि CSS आप कंपोनेंट के अंदर ही डाल दो। तो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। जैसे कि आपने इससे पहले देखा होगा कि हम एक फॉलो कर रहे थे, एक पैटर्न, एक आर्किटेक्चर हम फॉलो कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज मॉडल्स, व्यूज एंड कंट्रोलर्स, है ना। उसमें हमने मॉडल्स अलग रखे थे, व्यूज अलग रखे थे, एंड कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स का काम क्या था, उनका काम था डेटाबेस के साथ बातें करना, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा मॉडल्स है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और जो हमारे व्यूज थे वो हमारा डिजाइन होता था, कंपोनेंट्स की शक्ल। तो लेकिन वो तो हमने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में किया था, जब हमने हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया था, उसमें हमने वो मॉडल्स, व्यूज एंड कंट्रोलर्स बनाए थे। उसको छोड़कर अभी आप देखो, वी आर स्टिल हैविंग मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स इन द बैक एंड, एंड व्यूज हमारा कहाँ पर है, व्यूज हमारा एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स आर स्टिल देयर इन द बैक एंड, बट व्यूज एक सेपरेट चीज आ गई रिएक्ट के अंदर। तो हमने व्यूज को वहां से निकाल दिया। वाई, हमने ऐसा क्यों किया, इसको भी बोलते हैं ना सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इससे क्या होगा ना कि आप पूरा का पूरा एक रिएक्ट डेवलपर हायर कर लो, जरूरी नहीं है कि उस रिएक्ट डेवलपर को बेचारे को बैक एंड भी आता हो।
आप उसको बोलोगे कि रिएक्ट आता है, वो बोलेगा हाँ रिएक्ट आता है, तो आप उसको फ्रंट एंड थमा दो, है ना। तो इस तरह से होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मांगोगे, देखो जब कंपनीज ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मांगती है ना, तो उनको उसी हिसाब से फिर तनख्वाहें भी देनी होती, सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। तो मान लो एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट डेवलपर जिसको एक रिएक्ट आता है, बस HTML CSS रिएक्ट उसको अच्छे से आता है, बाकी उसको कुछ नहीं पता बैकएंड के, तो उसको आप कितना ही पैसा दोगे फ्रंट एंड संभालने के लिए, कम पैसा दोगे। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अगर बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर्स को अलग अलग हायर करते हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो फ्रेशर्स भी चल जाते हैं, और फ्रेशर्स मतलब उनको 15,000 20,000 25,000 की सैलरी में भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम उस हिसाब से देखिए, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखें, तो उस हिसाब से हमको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। लेकिन इसका एक और फायदा भी ये है कि आप बैक एंड डेवलपर्स अलग हायर कर लो, फ्रंट एंड डेवलपर्स हायर कर लो, और अलग अलग रखो। और फ्रंट एंड वाले का काम होगा एक्सियोस कॉल करके बैक एंड से डेटा फैच करना। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ है कि दैट फर्दर आप इसको सब डिविजन्स में डिवाइड करो, यानी कि आप इसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करो। आप API कॉल्स एक जगह पे रखो, ठीक है। डेटा, ये जो आपका जो डेटा स्टोर होगा वो आप एक जगह पे रखो, सारा डेटा वहीं से फ्लो होगा। और कंपोनेंट्स में सिर्फ क्या होगी, वहाँ पर खाली HTML और CSS होगी। तो मान लो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, देखो मैं आपको इस तरह से समझाऊँ। मैं सोर्स में ही वैसे मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले जब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया था, मैंने वो वीडियो फिर अपडेट नहीं की थी। उसकी रीज़न थी कि मैं चाहता था कि कॉन्टेक्स्ट का एक ही वीडियो बन जाए, है ना। क्योंकि अगर मैं जब मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया था तो वो एक वीडियो हो जाती, फिर ये एक और हो जाता, तो मैंने सोचा था कि हम इसकी एक ही वीडियो बनाएंगे। तो आप चेक करें, यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसका नाम ही रखता हूँ कॉन्टेक्स्ट। क्या रखेंगे इसका नाम? कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने इसका नाम रखा कॉन्टेक्स्ट इस फोल्डर का, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं नाम रखूँगा, मान लो फिलहाल, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसका नाम रखता हूँ एक्शंस। क्या नाम रखूँगा? एक्शंस। तो मैंने इनका नाम रखा actions.jsx। तो ठीक है, actions.jsx। तो एक सेपरेट फोल्डर कॉन्टेक्स्ट, और उस सेपरेट फोल्डर के अंदर actions.jsx नाम की एक फाइल, और यहां पर आप करोगे RAFCE। तो RAFCE करने के बाद आप देखो, नाउ दिस फंक्शन इज एक्शंस एंड इट इज रिटर्निंग समथिंग, बट मैं चाहता ही नहीं कि ये कुछ रिटर्न करे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कुछ रिटर्न करे। इट्स जस्ट अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, एक रिएक्ट कंपोनेंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये कुछ रिटर्न करे, ठीक है, क्योंकि इसका काम कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देखो, जब आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, जब आप वो डिव रिटर्न नहीं करते हो, तो ऊपर से आप देखते हो कि रिएक्ट डिसेबल हो गया। इसका मतलब अभी हम रिएक्ट यूज नहीं करते, बिकॉज रिएक्ट का यूज क्या होता है, मैंने इससे पहले भी कॉन्सेप्ट्स बोले हैं, उनका नाम है डिफिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। ये रिएक्ट का काम होता है, रिएक्ट लाइब्रेरी का काम होता है, डिफिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। डिफिंग किसको बोलते हैं? मैंने परसों बोला था आपको डिफिंग किसे बोलते हैं। इन दोनों को तो नहीं पता, आपको तो पता होगा। तो डिफिंग मैं समझाता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ ऑन रिकॉर्ड, फिर से मे बी अगर भूल जाए तो फिर से सुन लेना। तो डिफिंग जो होता है ना, वो मैंने पहले भी कहा है कि दैट रिएक्ट के अंदर एक वर्चुअल डॉम होता है और एक फिजिकल डॉम होता है, ठीक है। यानी कि एक एक्चुअल डॉम कहाँ पर होता है, सॉरी, एक्चुअल डॉम हमारा जो ब्राउजर में होता है, और एक वर्चुअल डॉम होता है जो रैम में होता है, ठीक है। अब जो रैम वाला डॉम है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, मतलब रैम डायरेक्टली कनेक्टेड है CPU के साथ। तो CPU क्या करता है, वो डायरेक्टली रैम वाली जो डॉम है ना उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको ईजी होता है मैनिपुलेट करना। तो ठीक है, जैसे ही कोई किसी कंपोनेंट के अंदर चेंज है, तो पहले चेंज कहाँ पर होती है? वर्चुअल डॉम में। तो वर्चुअल डॉम के अंदर मतलब चेंज हो गया। अब वर्चुअल डॉम एंड एक्चुअल डॉम के अंदर डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेशन किसको करना है? डिफरेंस कैलकुलेशन कौन करेगा? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट देखेगा कि वर्चुअल डॉम एंड एक्चुअल डॉम में कितना फर्क है। इसी को बोलते हैं डिफिंग। क्या बोलते हैं? डिफिंग इसको बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, पूछा जाएगा वहां पर, डिफिंग क्या होता है, व्हाट इज डिफिंग इन रिएक्ट। आप सिंपली बोलोगे कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डॉम एंड वर्चुअल डॉम, एंड रिएक्ट का काम क्या है? रिएक्ट का काम क्या है? उसको डिफरेंशिएट करना, देखना कि कहाँ पर डिफरेंसेस है, कैलकुलेट करना डिफरेंसेस को, ठीक है। उसके बाद जब डिफरेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगी, उसके बाद रिएक्ट का दूसरा काम क्या है? उस कंपोनेंट को बदल देना, लेकिन उसी कंपोनेंट को, खाली जिस कंपोनेंट के अंदर चेंज है उसको उस कंपोनेंट से बदल देना। यानी कि जो एक्चुअल कंपोनेंट होगा, यानी कि जो वर्चुअल डॉम में कंपोनेंट है उसको एक्चुअल कंपोनेंट से बदल देना, सो दैट कि चेंज रिफ्लेक्ट्स हो कहाँ पर, और हाँ, और एक्चुअल डॉम में री रेंडर भी नहीं करना है। इसको बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन। क्या बोलते हैं? तो डिफिंग एंड रिकॉन्सिलेशन एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं।
पहले डिफिंग होगी, बाद में रिकॉन्सिलेशन होगी। तो ये रिएक्ट के दो चीज़ें हैं। अब जो डिफिंग एंड रिकॉन्सिलेशन होती है वो रिएक्ट का काम है, लेकिन अब जब यहाँ पर HTML ही नहीं है तो क्या इसमें कोई डॉम एलिमेंट है? नहीं। इसीलिए आप देख रहे हो कि रिएक्ट क्या हो गया यहाँ पर, रिएक्ट यहाँ पर ये बोलता है कि रिएक्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट इज वैल्यू इज नेवर रीड। हम रिएक्ट को यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये सही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक हुक बनाऊंगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को समझाऊंगा, लेकिन हालांकि इसको करने का तरीका डिफरेंट है। हम इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक लेवल पे ले जाऊंगा, वहाँ पर आप समझ जाओगे चीज़ों को। फिर हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे, उसके बाद जब हम रिडक्स पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखोगे कि इसको प्रॉपरली कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मान लो मैंने यहाँ पर रखा कॉन्स्टेंट स्टोर, ठीक है, और मैंने रखा सेट स्टोर। तो ये मैंने एक यूज स्टेट हुक बना लिया। तो मैंने एक स्टोर सेटअप कर दिया बाय यूजिंग यूज स्टेट। ठीक है, इसके अपने मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको पहले ऐसे करके दिखाता हूँ। तो यूज स्टेट में स्टोर मैंने रखा, चलो लोडिंग, ठीक है, मान लो आप ऐसे लोडिंग। तो लोडिंग मैंने रखी फॉल्स। क्या रखी? लोडिंग मैंने रखी फॉल्स। ओके, इसी तरह से आपने रखा यूजर नेम। क्या रखा? यूजर नेम। तो फिलहाल मैंने यूजर नेम ऐसी डमी यूजर नेम मैं यूज करूंगा और मैं लिखूंगा जॉन। ठीक है, ओके, तो मैंने जॉन रखा यूजर नेम। इसी तरह से जो भी चीजें आपको लगता है ना कि जो भी मेरी ऐप में चीजें हैं, जैसे लोडिंग हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गई, यूजर आईडी हो गई, ठीक है, जो भी चीजें आपको लगती है ना कि दैट ये चीजें डायनेमिक है और ये चीजें डिपेंड करती हैं किस पर? बैकएंड पर। जो बैकएंड से आएगा वही, तो वो आप यहां पर पहले ही डिफाइन कर लो। तो इस तरह से आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए किसके अंदर? स्टोर के अंदर। क्योंकि स्टोर डॉट लोडिंग किसके बराबर होगा? स्टोर डॉट यूजर नेम किसके बराबर होगा? जॉन के बराबर। एग्जैक्टली। तो हम इसमें बाकी चेंजेस और करते रहेंगे। अब देखो आगे क्या है। अब मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, लाइक आप एक फंक्शन बना लो कांस्टेंट, ठीक है, हैंडल लोडिंग, ऐसे कांस्टेंट या कोई भी फंक्शन। चलो मैं एक फंक्शन लेकर आता हूं, मैं यहां से एक फंक्शन चोरी कर लेता हूं, ठीक है। कंपोनेंट्स में आप देखो, यहां पर लॉगिन में एक फंक्शन थी, उसका नाम था हैंडल लॉगिन, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा हैंडल लॉगिन फंक्शन जो है ना, इसको उठा लिया, ठीक है, सही है ना। तो अब आप कहोगे कि सर आपने हैंडल लॉगिन फंक्शन यहां पे लाई, इससे क्या फर्क होगा? देखो मैं बताता हूं। इसमें सबसे पहले बहुत सारी चीजें आप देख लो। वी आर हैविंग URL, जो कि यहां पर नहीं है मत, तो आप एक URL डिफाइन कर लो। सबसे पहले आप डिफाइन कर लो URL, कांस्टेंट URL आपने डिफाइन किया, सो दैट एरर ना आ जाए पहले, ठीक है। तो आपने एक URL डिफाइन कर दिया। एंड दूसरी चीज आप ले रहे हो फॉर्म डेटा। अब फॉर्म डेटा आप एक काम करो, इस हैंडल लॉगिन फंक्शन में आप फॉर्म डेटा ऐसे डाल दो। आप इसको बोलो कि देखो फॉर्म डेटा जो है वो आप इस फंक्शन का क्या ले रहे हो? पैराम। तो इससे भी एरर नहीं आएगा। तो कांस्टेंट हैंडल लॉगिन इज नाउ एन asynchronous फंक्शन टेकिंग एन पैरामीटर e, and on that parameter it is doing prevent default, and form data is the second parameter, and that form data is passed to this exuse.post function, ठीक है। तो if response.data.message is logged in successfully, तो तुम लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन सेट कर देना, एंड लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर आईडी भी सेट कर देना, और props.set logged in को क्या कर देना? ट्रू। अब props.set logged in को कर देना ट्रू। देखो this handle login function is taking this set logged in from where? This set logged in function ये कहाँ से ले रहा है? ये props से। It means this set logged in use state hook is not just मतलब ये इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है। set logged in is not initializing in the login.jsx। ये कहाँ पर इनिशियलाइज हुआ होगा? फिर ये app.jsx में इनिशियलाइज हुआ। आप देखो, अगर आपको याद होगा, इट्स कांस्टेंट लॉग्ड इन डॉट कॉमा सेट लॉग्ड इन इज इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स। ये तो हमने app.jsx के अंदर बनाया हुआ, ठीक है। और अब देखो लॉग्ड इन, दिस लॉग्ड इन, इस लॉग्ड इन को मैंने बनाया है किसकी डिपेंडेंसी? फेच डेटा की, ठीक है। फेच डेटा, यूज इफेक्ट फेच डेटा, लॉग्ड इन को मैंने इसकी डिपेंडेंसी बनाया। पता है क्यों? इसकी रीजन क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका इवेंट कहां पर है? इसकी फंक्शन कहां पर है? थोड़ा सा आप यहां पर समझो। लॉग्ड इन इज फॉल्स, लेकिन लॉग्ड इन जो है वो डिपेंडेंसी है इस यूज इफेक्ट की, है ना, फेच डेटा यूज इफेक्ट की। और यहां पर जो सेट लॉग्ड इन है, ये कहां पे ट्रू हो रहा था इससे पहले? ये ट्रू हो रहा है लॉगिन में। आप चेक करो, ये लॉगिन में हो रहा है, क्योंकि मैं लॉगिन में लिख रहा हूं props.set login true। इसका मतलब जब भी एक बंदा लॉगिन करता है तो सेट लॉगिन ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से
ये यूज इफेक्ट एक और बार कॉल होगा, बिकॉज दिस यूज इफेक्ट इज हैविंग डिपेंडेंसी ऑफ लॉगड इन। जैसे ही लॉगड इन ट्रू होगा तो आप देखोगे फेच डेटा एक और बार होगा, ठीक है, फेच डेटा एक और बार होगा, यानी कि दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड अगेन दिस फेच डेटा, और ये डेटा फेच करेगा, है ना, इसका इतना काम है ना। तो इस तरह से हमने इसको बनाया था। लेकिन जब आप एक्शंस में, यानी कि अगर आप इसका पैटर्न चेंज कर देते हो, यानी कि अगर आप ऐसे कर देते हो, तो आपको पता है आपने ये सेट लॉग इन ट्रू करने की जरूरत है ही नहीं। पता है क्यों? इसकी रीजन है, यानी आपको प्रॉप से लाने की जरूरत नहीं है। आपने सेट, देखो अगर मैं इसको अभी सेव करूं, ये बोलेगा कि दैट सेट लॉग्ड इन प्रॉप से नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो एक्शंस में है। एक्शंस, आपने देखा कि एक्शंस कंपोनेंट किसी का चाइल्ड है? नहीं, actions.jsx किसी का भी चाइल्ड नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इस चीज को हटा देंगे कि आप सेट लॉग्ड इन को ट्रू कर दो, ठीक है। हम डायरेक्टली लिखेंगे सेट लॉग्ड इन को ट्रू कर दो, ठीक है, प्रॉप्स हटा देंगे। तो हमने डायरेक्टली वो हुक ही चाहिए, कौन सा, ये दिस वन, ठीक है। तो आप चेक करें, ये हुक हम यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक हुक और बनाया, ठीक है, या एक और काम करते हैं, ठीक है। हमने स्टोर पे क्या, स्टोर के अंदर क्या है, लोडिंग है ना। चलो एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। जब हम हैंडल लॉग इन कर रहे होंगे तो हम इसको बोलेंगे कि देखो भाई, आप ना सेट स्टोर को, ठीक है, सेट स्टोर के अंदर, सेट स्टोर इज अ फंक्शन, मैं इसको बहुत मिनिमल तरीके से करना चाहता हूं। तो आप सेट स्टोर में एक फंक्शन ले लो, और उस फंक्शन में आप एक प्रेव नाम से एक, मतलब एक पैरामीटर ले लो, और उस पे आप ऐसे कर दो कि एक तो है पुराना जो है वो, ठीक है, प्रीवियस जो है, और साथ में क्या, और साथ में कर देना लोडिंग को कर देना ट्रू, लोडिंग। अब आप देखिए यहां पर, तो मैं यहां पर क्या चाहता था कि मैं चाहता था कि जब मैं स्टोर को अपडेट करूं, मैं एक्सीडेंटली दूसरी चीजों को रिमूव ना कर दूं, ठीक है। क्योंकि जब मैं सेट स्टोर करता हूं तो उसमें अगर मैं लोडिंग को ट्रू कर देता तो यूजर नेम खाली रह जाता, यूजर नेम अनडिफाइंड हो जाता, या जो बाकी चीजें इसके अंदर थी, ठीक है। बिकॉज अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं, जैसे कि ईमेल आपने कुछ नहीं रखा। इसी तरह से आप इसमें चाहते हो रखना, मान लो आप इसमें यूजर आईडी सेव रखना चाहते हो स्टोर में, ठीक है। तो इस तरह से यूजर आईडी एम्प्टी है, तो मैं नहीं चाहता कि इनके साथ, इन वैल्यूज के साथ कुछ हो जाए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्या हो, सिर्फ लोडिंग वाला ट्रू हो जाए। तो इसीलिए मैंने लिखा सेट स्टोर प्रेविस, ठीक है, लोडिंग ट्रू। यानी कि इसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। इसका मतलब हम बोलते हैं कि ये जो प्रेव है ना, पुरानी कंडीशन जो है वो ऐसे ही रखना, नई कंडीशन में लोडिंग ट्रू लगा देना, लेकिन पुरानी कंडीशन को मेंटेन रखना, ठीक। बाकियों की जो कंडीशन है, सिर्फ लोडिंग का ट्रू हो जाना चाहिए, बाकियों की जो स्टेट है वो मेंटेन रखना, वो वैसे की वैसी है। तो ठीक है, ये मैंने सेट स्टोर को ऐसे कर दिया। अब लोडिंग हमने यहीं पे ट्रू कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहां पर सेट लॉग्ड इन ट्रू करने की जरूरत नहीं है, वो तो मतलब हो गया, वो है ना, वो हमारा हो गया, लोडिंग ट्रू में आ गया। और मैं चाहता हूं कि कैच ब्लॉक जब चले, उसके बाद कैच ब्लॉक के बाद क्या होगा, फाइनली। उसके बाद कैच ब्लॉक के बाद क्या होता है, फाइनली। पता है इसके बारे में? ट्राई कैच के बाद फाइनली होता है, यानी कि ट्राई तो ट्राई चलेगा ही चलेगा, कैच एरर के लिए होता है, और फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, चाहे ट्राई ब्लॉक चले या कैच ब्लॉक चले, मतलब उसको तो चलना ही चलना, वो चलेगा ही चलना। तो फाइनली ब्लॉक में मैं लिखूंगा कि तुम फिर से यही फंक्शन चला लेना, लेकिन आपकी बार तुम फिर से इसको क्या कर देना, फॉल्स। हाँ, इसका मतलब जब तक ये एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, जब तक ये एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है, तब तक तो ये ट्रू है, लेकिन जैसे ही एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, बाद में इसने इसको फॉल्स कर दिया। इतने टाइम के लिए हम लोडिंग को क्या करवा रहे हैं, ट्रू। एग्जैक्टली, इतने टाइम के लिए हम लोडिंग ट्रू करवा रहे हैं। देखो, मैंने बाकी कोड के साथ अभी छेड़ा नहीं, बाकी कोड तो वैसे का वैसा ही चल रहा है। लेकिन आप देखो, अगर मैं इस फेच डेटा एंड इस चीज को भी कहां पे लेके जाऊं, एक्शंस में ही। यानी कि चलो इस फेच डेटा को, इसको मैंने यहां पे लेके आया, ठीक है। मैंने फेच डेटा को कहां लेके आया, ठीक है, मैं फेच डेटा को भी इधर ही लेके आया। अब फेच डेटा क्या है, ये भी तो एक एपीआई है। तो मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि दैट ये एक्शंस का काम क्या है। सारी की सारी एपीआई कॉल्स कहां पर, एक ही जगह पर, ठीक है। और यूआरएल्स एक ही जगह आप दोगे। आप बेस यूआरएल यहीं पे मेंशन कर लो। आपका बेस यूआरएल क्या है, जरा आप बताएं, बेस यूआरएल क्या है।
बेस यूआरएल अगर आपने देखा होगा कल, यानी कि जिसमें हमें एक्सियोस कॉल्स करनी है, वो हमारा था HTTPS, ठीक है, HTTPS दैट वाज www.robolox, ठीक है, robolox.onrender, ठीक है, onrender.com, यही था ना। तो मैंने तो बेस यूआरएल भी लगा दिया, और फिर यूआरएल जो होगा वो इससे कुछ ज्यादा ही होगा, मतलब, ठीक है, हाँ, वो इसके बाद आप क्या लगाना चाहो तो वो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और हर किसी के लिए अपना अपना यूआरएल, जैसे कि इसका अपना यूआरएल, हैंडल लॉगिन के लिए यूआरएल है ना, यहां पर देखो, इधर है ना, इसको अपना यूआरएल देना, वो हम यहीं पे मेंशन करेंगे। बताओ वो यूआरएल किससे बनेगा? कांस्टेंट यूआरएल। इसको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं, कि अलग सेपरेट चीज कर रहा हूं, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो वैसे का वैसा ही चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि एक्शंस में हम क्या करते हैं और इससे हम कैसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स करते हैं। आपको लगेगा कि हाँ सर ये कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो स्केलेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, फिर बेस यूआरएल। देखो बेस यूआरएल के बाद क्या होगा? /user/login। तो आगे ना इसका भी ये, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हैंडल लॉगिन। चलो हैंडल लॉगिन का हमने किस्सा खत्म कर दिया। हमने बोला हैंडल लॉगिन एक फंक्शन है टेकिंग ई एंड फॉर्म डेटा एज अ पैरामीटर, और उसके बाकी सारी चीजें हमने उसी के अंदर सेट कर दी। और हैंडल लॉगिन की वजह से देखो क्या होता है, उससे लोडिंग जो है वो ट्रू एंड फॉल्स हो रहा है। पहले ट्रू, कुछ टाइम के लिए ट्रू रहेगा, बाद में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनकेस कैच ब्लॉक चलता है तो बोलेगा सर्वर एरर ट्राई आफ्टर सम टाइम। हाँ, अभी समझ में आएगा ना आपको कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी देखो आप, अब फेच डेटा जब हम फेच डेटा करेंगे, फेच डेटा ऑल्सो नीड्स यूआरएल, ठीक है ना। तो इसको भी देखो, ये पार्ट जो है ना, दिस पार्ट, इसको मैं बदल दूं, क्या लिखेंगे इसको? $, बेस यूआरएल। क्योंकि बेस यूआरएल अगर आपने देखा होगा वो मैंने ग्लोबली बनाया हुआ है, एक्शंस के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ठीक है ना। तो ठीक है, बेस यूआरएल ऐसे हो गया। अब बेस यूआरएल अगर आप ऊपर चेंज करोगे ना, ये पूरी की पूरी सारे को हो जाए, क्योंकि मैं सारी की सारी एपीआई कहाँ लाने वाला हूँ? इधर ही लाने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन में एक ही जगह पर बेस यूआरएल चेंज करो, सब ऐप पर हो जाएगा। आपको मल्टीपल टाइम, मतलब स्केलेबल एप्स का मकसद ही यही होता है कि डेवलपर को बार बार चीजें लिखने की जरूरत ना हो। एक चीज है कि इनिशियली बहुत मेहनत लगती है, इनिशियली आपको ये चीज बनानी पड़ती है, लेकिन बाद में जब एक बार बन गई, इसको मेंटेन करने में फिर प्रॉब्लम नहीं है। कभी क्या होगा, कभी बैकएंड किसी दूसरे इस पे चला गया, मान लो बैकएंड का यूआरएल चेंज हो गया, किसी ने बैकएंड दूसरे यूआरएल पे डाल दिया। हमें अगर आप देखो, अगर आपके पास 50 एपीआईज हैं, 50 जगह पर थोड़ी आप बेस यूआरएल चेंज करते जाओगे, अलग अलग फाइल्स में जाके एक ही जगह पर। हम उसको बनाएंगे ऐसा कि हम एक जगह पर बेस यूआरएल को चेंज कर दे, पूरी ऐप पर हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। अब चलो फेच डेटा भी हो गया, इसी तरह से हैंडल, रजिस्टर, वो सारी जितनी भी चीज़ है वो सारी हम यहीं पे लाएंगे, ठीक है, हमने यहीं पे ला दी। अब देखो फेच डेटा क्या करता है, वो सेट यूजर नेम को क्या कर देता है। अब हमारे पास तो सेट यूजर नेम है ही नहीं, बिकॉज देखो फेच डेटा रेस्पॉन्स लाता है, ठीक है, रेस्पॉन्स लिया कहां से? बेस यूआरएल यूजर गेट यूजर आईडी से, बाद में इसको करता है सेट यूजर नेम। लेकिन हमने तो यहां पर कोई ऐसा हुक बनाया नहीं। देखो हम क्या करेंगे, इसको हमें सेट यूजर नेम सेट ईमेल करने की जरूरत नहीं है। हमने यूजर नेम यहां पे रखा है ना, ईमेल भी यहां पे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि देख भाई तू ना यही सेट स्टोर फंक्शन चला। क्या चला? तू सेट स्टोर फंक्शन चला, और सेट स्टोर फंक्शन में ईमेल और यूजर नेम को इटरेट कर दे। तो इसका मतलब हो गया एक ही हुक में सारा हो जाएगा। समझ गए? इससे पहले देखो क्या था, इससे पहले हम थे सेट यूजर नेम एंड सेट ईमेल में कर रहे थे। इसका मतलब app.jsx में इस तरह के हुक्स थे। कौन सा? यूजर नेम, ईमेल, सेट ईमेल, अलग अलग हुक्स थे। हर किसी कंपोनेंट में जाके आपने अलग अलग हुक्स बनाए हुए थे। लेकिन अब मैंने क्या बनाया,
हाँ, इसका मतलब ये भी फिर हट जाएगा, ये भी फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी भी आपके कोड से हट जाएगी। आपको बार बार ये हुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक्शंस में जाके एक ही बार में इस चीज को हटा के देखो क्या करते हैं। मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा कि देखो जब ये हो जाएगा तो तुम सेट स्टोर फंक्शन चला लेना। अब सेट स्टोर फंक्शन यहाँ पर चलेगा ना। सेट स्टोर फंक्शन आप उसी तरह से लिखोगे, कैसे, वही प्रीवियस, जो प्रीवियस है उसको रखो ऐसे, ठीक है, विच इंप्लाइज टू करली ब्रेसेस, उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर में फिर से क्या, प्रीवियस, और उसके बाद हमें सिर्फ किस में चेंज करना है, हाँ, वी हैव टू चेंज इन यूजर नेम। हमें लिखना है कि देखो भाई यूजर नेम को जो है उसके अंदर जो यूजर नेम है उसको क्या करना, तुम उसको करना, यूजर नेम को करना response.data.payload.यूजर नेम। ठीक है, आया आपको समझ। इसी तरह से फिर से सेट स्टोर करना, फिर ईमेल को करना, ठीक है, या आप इसी वाले में ही कर दो, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेट स्टोर यूजर नेम और उसके बाद ये response.data.payload। मुझे लगता है शायद ये जो है हमने फिर से लिखने में गलती कर दी। हमने इसको पहले कॉल करना था, कॉल तो किया, हाँ, पहले इसको हमें ऐसे प्रीवियस इनपुट, पहले तो ऐसे पैरेंथेसिस, ठीक है, फिर ऐसे चलेगा यूजर नेम, उसके बाद response.data.payload, ठीक है, हाँ, तो कॉपी करके इधर डाल दो। ठीक है, सही है ना। इसमें शायद एक मिनट मैंने उठाया ज़्यादा, एक ब्रैकेट ज़्यादा उठाया, यूज़र नेम एक ब्रैकेट ज़्यादा उठाया। ठीक है, ओके, और हम इसी जगह पे कॉमा लगा के लिखेंगे कि ईमेल को कर देना, हाँ, वो भी हम यहीं से लेके आते हैं। ठीक है, ओके, सही है ना। तो इसका मतलब ये सेट वेट खत्म। ओके, तो हम स्टोर को एक तरह से, मतलब हम स्टोर के अंदर डेटा भर रहे हैं। अब है ना मसला कि ये डेटा फिर कैसे जाएगा नया बार को, है ना, ये मसला भी है ना कि ये डेटा कैसे जाएगा नया बार को। तो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जिसने भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि दैट हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऊपर एक्शंस के बाहर एक वेरिएबल बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसको। पहले ही हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और यहां पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट याद करो, ये मैंने एक तरह से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की क्या बना दी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की क्या बना दिया आपने, या आपने एक्सपोर्ट कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, आपने कॉन्टेक्स्ट को इसकी इनहेरिटेंस में ला दिया। यानी कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितनी भी मेथड्स होंगे वो आप किस में आ जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में। और कॉन्टेक्स्ट आप देखो कहां से ला रहे हो, रिएक्ट से, है ना। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, इनिशियली मैंने आपको कहा था कि दैट आप रिटर्न इसमें कुछ नहीं करोगे। आपने इसमें रिटर्न क्या करना है मैं बताऊंगा। इसमें रिटर्न करना पड़ेगा आपको, आप रिटर्न कर दो इसमें, ठीक है, आप इसमें रिटर्न कर दो पूरी की पूरी ऐप, पूरी की पूरी ऐप रिटर्न कर दो। ठीक है, सही है ना। आपने इसमें ऐप रिटर्न कर दी, लेकिन उससे भी पहले आपने क्या चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या होता है भाई, कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, निम्रता अब बता, कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, प्रोवाइडर। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है प्रोवाइडर। क्या होता है, प्रोवाइडर के अंदर इसको रैप कर दिया, पूरी ऐप को ही लपेट लिया किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, ओके। अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का क्या देना होता है, उसको क्या जाती है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में क्या प्रॉप्स जाते हैं, वैल्यू, अगर आपको याद होगा, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, और वैल्यू में आपको क्या डालना है, देखो वैल्यू में मैं डाल देता हूं पूरा का पूरा स्टोर, पूरा का पूरा स्टोर डाल दिया मैंने। अब स्टोर में क्या क्या है, लोडिंग है, यूजर नेम है, ईमेल है, यूजर आईडी है। तो इससे पता क्या होगा, इससे एक चीज होगा कि जब आपने पूरी की पूरी ऐप को ही रैप कर दिया किसमें, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में, ये स्टोर अब ऐप कंपोनेंट के जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, और आपको प्रॉप्स के थ्रू भी पास करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम डेटा कैसे पास करते थे, इससे पहले हम प्रॉप से डेटा पास करते थे, लेकिन जब आप ये मेथड यूज करोगे, आपने सारी चीजें, मतलब यहां पर, मतलब आपको याद रखना है कि दैट ऐप कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर स्टोर की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। पहले तो index.jsx में क्या चल रहा है, ऐप चल रही है, नहीं,
ऐप इस यहाँ पर आप चलाओगे कॉन्टेक्स्ट को, किसको, सॉरी एक्शन को, एक्शन आप किसको चलाओगे, एक्शन को। देखो एक्शंस मैंने बनाया हुआ है ना, तो यहां पर क्या चला, एक्शंस, तो रूट डॉट रेंडर एक्शंस, सही, और एक्शंस में रेंडर क्या हो रहा है, एक्शंस में चल रहा है ऐप। अब देखो इसने यहां पर अब मुझे एरर मार दिया, बोलता है कि एक्सियोस डिफाइंड नहीं है, नेविगेट डिफाइंड नहीं, और ये सारे के सारे एरर एक्शन में है क्योंकि हमने एक्सियोस को शायद डिफाइन नहीं किया होगा कहीं पे। तो ठीक है, यहां पर ऐसे एक्सियोस को करते हैं पहले, एक्सियोस, चलो भाई एक्सियोस जो है, एक्सियोस चलो डिफाइन हो गया, एक्सियोस आ गया। अभी नेविगेट नहीं है, नेविगेट हाँ, नेविगेट हुक हमने नहीं लिखा है, तो ठीक है ऊपर बना लेते हैं, कौन सा बड़ा मसला है, यहां पर बना लेते हैं कांस्टेंट नेविगेट, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, है ना, ऐसे ही होता है ना वो यूज नेविगेट। तो यूज नेविगेट हुक हमने बना लिया, चलो यूज नेविगेट का मसला भी सॉल्व। और क्या है, और बोलता है टोस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, टोस्ट भी कर देते हैं। चलो भाई टोस्ट, टोस्ट, चलो टोस्ट भी आ गया। और ये बोलता है कि बाज़ाब्ता खुद ऐप नहीं है, तो खुद ऐप नहीं है, चलो ठीक है वो भी देख लेते हैं, ऐप, चलो ऐप भी आ गई, ठीक है, सारे एरर्स गए, है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने index.js में मैं किसको, एक्शंस को रेंडर करवा रहा हूं, यानी कि पहले क्या रेंडर होंगी, पहले एक्शंस रेंडर होंगी, एक्शंस के इनसाइड मैंने लास्ट में ये सब काम करने के बाद किसको रेंडर करवाया, ऐप को, वो भी किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, और प्रोवाइडर के साथ साथ उसको क्या दे रहा हूं, स्टोर, स्टोर में क्या क्या चीजें, सारी चीजें। इससे मुझे वो बार बार अब यूज स्टेट हुक्स अलग अलग जगह पे नहीं बनाने पड़ेंगे, इससे बहुत ज्यादा आप देखोगे अभी आसानी होगी। देखो अब आगे फास्टर तो नहीं होगा, मतलब एक चीज ये है कि दैट पेज लोडिंग के टाइम पे ये कंपोनेंट, ये डेटा नहीं है, मतलब ये जो हैंडल लॉग इन, इसका लॉजिक जो है ना वो पेज कंपोनेंट के अंदर नहीं होगी। तो इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें, अभी लेजी लोडिंग आपको सीखना है। तो अब ठीक है, ये हो गया फिलहाल। अब मुझे एक बात बताओ, आप कैसे, जैसे कि मुझे नया बार में कुछ चीजें चाहिए, लाइक नया बार में आप कहां से ला रहे थे यूजर आईडी, लोकल स्टोरेज से, फिर आप कर रहे थे काम, फिर आपने यहाँ पर कुछ फंक्शंस बनाई थी वगैरह वगैरह, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यूजर का डेटा कहां से ला रहे थे आप, props.user करके, है ना। लेकिन मुझे आप props.user करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं यूजर का डेटा कैसे लाऊंगा, बताओ कैसे लाएंगे हम यूजर। देखो इसने यूजर नेम को भी कहां से लाया, props.user से, है ना, इसने यूजर नेम लाया है कहां से, props.user से। लेकिन आप याद रखना कि यू डोंट हैव टू जस्ट मतलब रिलाई ऑन props नाउ, आप ऐसे लिखोगे कांस्टेंट यूजर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूं, props.user से आप नहीं आएगा, आप पता है कहां से आएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट से। आप लिखोगे यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आपको डालना है, कॉन्टेक्स्ट, क्या डालना है, कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डालना है जो आपने वहां पर एक्शंस में बनाया हो, जिसको आपने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। तो देखो मैं लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा तो देखो कॉन्टेक्स्ट आ गया। देखो इसने कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट भी कर दिया, कहां से इंपोर्ट किया, कॉन्टेक्स्ट एक्शन से। तो इस तरह से यूजर नेम अब वहां से आएगा। अब पता है इससे फायदा क्या होगा, इससे प्रॉप ड्रिलिंग से आप बच जाओगे, क्योंकि आपने प्रॉप्स के थ्रू कुछ पास नहीं करना है। जब भी आपको किसी कंपोनेंट के अंदर यूजर नेम चाहिए होगा, यू जस्ट कॉल कांस्टेंट यूजर नेम इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, बस। इसी तरह से आपको और क्या चीजें चाहिए, लाइक आपको चाहिए लोडिंग का डेटा, कोई बात नहीं, इसको डीस्ट्रक्चर करते हैं। बताओ वहां पर इसमें क्या क्या दे रहा है आपको, मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में क्या क्या चीजें हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में तो पूरा का पूरा स्टोर है, स्टोर में लोडिंग है, यूजर नेम है, ईमेल है, यूजर आईडी है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे देखो मुझे यूजर नेम चाहिए, मुझे यूजर आईडी चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, तो वो हम डीस्ट्रक्चर करके ला रहे हैं। देखो यूजर आईडी को इसने एरर मार दिया, क्योंकि बोलता है कि यूजर आईडी आप यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हो। तो ठीक है, इसको क्योंकि हम बाद में ये सब चीजें हटाने वाले हैं ना, क्योंकि अब सारी चीजें कहाँ से आएंगी, अब सारी चीजें स्टोर से आएंगी, कहाँ से आएंगी, कॉन्टेक्स्ट स्टोर से आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काम करते हैं। चलो अगर हमें लोडिंग का चाहिए डेटा, तो लोडिंग, चलो लोडिंग का डेटा भी आ गया। तो यूजर नेम, लोडिंग, ईमेल कहाँ से लाया मैंने, यूज कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट से। और आप इसको कहीं पर भी यूज करो जहां पर भी आपको चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो हैंडल नैव, शो साइड नैव, ये छोटी छोटी फंक्शंस तो यहीं पे बनाओगे आप। अलबत्ता ये यूजर आईडी, ठीक है, ये यूजर आईडी कहां से लाओगे आप, ये यूजर आईडी भी कहां से आएगी,
उसी से, हाँ। और यहाँ पर जहाँ पर आप लिख रहे हो ना ऐसे props डॉट यूज़र अगर होगा तो ये कर लेना, props डॉट यूज़र अगर होंगे। देखो भाई इसमें तो आप props पास ही नहीं करनी आपको, आप तो props ही पास नहीं करोगे। जब आप props ही पास नहीं कर रहे तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे आप लिखोगे डायरेक्टली अगर यूज़र नेम होगा तो, अगर यूज़र नेम होगा तो, अगर यूज़र नेम होगा तो, इसको भी क्या लिखेंगे आप, अगर यूज़र नेम होगा तो। वैसे मैं इसको भी फिर बाद में जो है ना ठीक करने वाला हूँ, फिलहाल तो मतलब कहीं इसको एरर ना आ जाए, क्योंकि हम यूज़र नेम कहाँ से ला रहे हैं, हम यूज़र नेम कहाँ से ला रहे हैं, हम यूज़र नेम ला रहे हैं कॉन्टेक्स्ट से। तो ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। हाँ, एक एरर है, बोलता है कि नैबर 93 लाइन में प्रॉप्स कहीं पर है, 93 लाइन में। हाँ देखो 93 में आप लिख रहे हो कि अगर props डॉट यूजर होगा, नहीं, आपको लिखना है कि अगर यूजर नेम होगा, अगर यूजर नेम होगा तो यूजर नेम दिखाना, वेलकम यूजर नेम, ठीक है, वरना आप एक लॉगिन बटन दिखा लो, ठीक है। चलो ये भी सेव हो गया। तो देखो आपने किस तरह से यहां पर ये चीज की विदाउट डूइंग द प्रॉप्स। प्रॉप्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉप्स के साथ प्रॉब्लम प्रॉप ड्रिलिंग की है, बिकॉज व्हेन यू आर मेनी कंपोनेंट्स इन द नेस्टिंग, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं नेस्टिंग में, तो लास्ट वाले कंपोनेंट में अगर डेटा पास करना है या वहां से कोई इवेंट आप लानी है, कोई इवेंट वहां से, तो आपने सारे कंपोनेंट्स को प्रॉप्स पास करने की जरूरत होती है, जो कि एक मतलब डेवलपर के लिए अगर 5-6 कंपोनेंट्स होंगे, चलो डेवलपर मान भी जाए, डेवलपर को जब सैलरी मिलती है तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, वो बोलता है ठीक है मेरा कौन सा घर का जाता है, चलना चाहिए, वो मैं प्रॉप्स ही पास कर लूँ, ठीक है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब बहुत सारा पैसा देने के बाद भी आप वो काम नहीं करोगे, आप बोलोगे मैं नहीं करूँगा इसको, यार इसका कोड बेस ठीक करो, कम से कम काम करने में मज़ा तो आना चाहिए ना। पहले इनिशियली डेवलपर सोचता है पैसे मिलने चाहिए, मैं तो कुछ भी कर लूँ, ठीक है। बाद में पैसे मिलने के बाद भी डेवलपर किसकी ऊपर भागता है, वो देखता है कि कोड बेस भी अच्छा होना चाहिए, काम करने में मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है किसी भी कूड़े पे काम करेगा कोई इंसान, तो इसीलिए उसके बाद कोड बेस को हम अच्छा बनाते हैं। और कोड बेस तभी अच्छा रहेगा, ठीक है, जब आप क्या करोगे, जब आप मतलब इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉप्स मैंने हटा दिए, इट मीन्स मेरा प्रॉप में कहीं पे पास करूंगा ही नहीं। थोड़ा सा अगर मुझे करना पड़े कहीं भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, तब है ना। अगर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि ऐप में होगा नया बार में कुछ होगा, तो वहां पर 4-5 अगर नेस्टिंग होगी तो मैं वहां पर जो है ना प्रॉप्स पास नहीं करूंगा। तो डायरेक्टली मैंने यूजर नेम कहां से लाया, वहीं से, ठीक है। तो ये हो गया लगभग हमारा मतलब एक चीज। अब है मसला, अब ये हैंडल लॉगिन का मसला है। देखो मैं आपको इस तरह से बताता हूं, जरा आप जाओ लॉगिन में, देखो लॉगिन में चेक करो भाई, यहां पर देखो ये लॉगिन में पूरा का पूरा फंक्शन ही हटा दे, मजा आएगा, है ना। नेविगेट हुक भी हटा ले, ठीक है। अब वहां पर क्या है, वहां पर है कांस्टेंट ईमेल, सेट ईमेल पासवर्ड, सेट पासवर्ड, और है फॉर्म डेटा, और नीचे रिटर्न में हम कर रहे हैं रिटर्न क्या, HTML। लेकिन इसमें पता है एरर कहां पर आएगा, देखो जैसे ही मैंने इसको सेव किया बोलता है हैंडल लॉगिन फंक्शन नहीं है। आपको पता है हैंडल लॉगिन फंक्शन नहीं है, इसका मतलब आप इसको बोलोगे रुक मेरी जान, एक काम करते हैं, मैं तेरे लिए लाता हूं ये हैंडल लॉगिन फंक्शन। कहां से, कांस्टेंट, आप ऐसे करोगे हैंडल लॉगिन फंक्शन, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे हैंडल लॉगिन। कहां से लाओगे आप, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, और वहां पर क्या पास करोगे इसमें, कॉन्टेक्स्ट। तो ठीक है, देखो कॉन्टेक्स्ट यहां पर है, कॉन्टेक्स्ट एक्शंस में, तो ठीक है हैंडल लॉगिन फंक्शन वहां पर आ गई। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है, ये मसला तो सॉल्व हो गया, मतलब एरर तो गया, लेकिन फिर आपको देखना है क्या उस हैंडल लॉगिन फंक्शन में, यानी कि जो ये हैंडल लॉगिन फंक्शन है, आप कॉल कहां पर कर रहे हो इसको, यहां पर। आप बोल रहे हो कि ऑन क्लिक, अगर किसी ने क्लिक किया तो तुम हैंडल लॉगिन फंक्शन चला लेना। नहीं, मैं एक एरो फंक्शन चलाता हूं, ठीक है, मैं एक एरो फंक्शन चलाऊंगा, हैंडल लॉगिन में उसके अंदर करूंगा, ठीक है, हैंडल लॉगिन में उसके अंदर करता हूं, ठीक है। और हैंडल लॉगिन फंक्शन जरा याद करो, एक्शंस में जो आपने हैंडल लॉगिन फंक्शन बनाई है, दैट इज टेकिंग ई एंड फॉर्म डेटा एज अ पैरामीटर। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ ये फंक्शन एक पैरामीटर लेती है ई, और क्या लेती है, ई और फॉर्म डेटा, ठीक है। मैं फॉर्म डेटा लिख रहा हूं, जरा मुझे बताओ यहां पर फॉर्म डेटा है ना। तो आपने सिंपली क्या कर दिया, आप इसको बोलते कि जब भी कोई लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तुम हैंडल लॉगिन फंक्शन चला लेना, उसमें ई एक पैरामीटर और फॉर्म डेटा। ई पैरामीटर आपने यहां पर पैराम्स में बनाया, और फॉर्म डेटा कहां पर है, फॉर्म डेटा यहां ऊपर है,
ठीक है, तो बस यहां पर सारा कुछ खत्म हो गया। हैंडल लॉगिन फंक्शन इज नाउ कमिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और देखो इससे क्या होगा कि यूज नेविगेट जो है ना, ये यूज नेविगेट, टोस्ट, ये सब चीजें मुझे यहां हटानी पड़ी, एक्सियोस, इनका इस्तेमाल अब यहां पर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसीज एक ही जगह पर इंपोर्ट होगी। इससे भी जो है ना, इससे भी थ्रूपुट जो है ना कम होता है। आप सोच सकते हो ऐसे कि जब आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करते हो ना, इससे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हर किसी कंपोनेंट में जब आप डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करते हो तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। एक प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड एज ट्री शेकिंग। जिन डिपेंडेंसीज का यूज आप नहीं करते उनको हटा देना चाहिए प्रोजेक्ट से। इसीलिए तो वार्निंग आता है। वार्निंग में आता है ना कि दैट आपने वो चीज इंपोर्ट की, यूज किया ही नहीं। क्यों आता है वार्निंग? क्योंकि इंपोर्ट जब आप करते हो ना कोई चीज, जब आप बहुत सारी चीजें किसी कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट, इससे भी रिएक्ट ऐप की एफिशिएंसी कम होती है। अब एक चीज है, मैंने यहां से टोस्ट हटा दिया, बहुत सारी चीजें मैंने यहां से हटा दी, तो आपको नहीं लगता कि मैं बहुत सारे कंपोनेंट से बहुत सारी चीजें हटाने वाला हूं, क्योंकि वो एक ही जगह पर इंपोर्ट होंगी, है ना। चलो इसमें प्रॉप्स आएंगे आप? नहीं, प्रॉप्स तो नहीं आएंगे, ठीक है। चलो इसको सेव करते हैं। देखो ये चला गया, मतलब ये ठीक है, ये चल रहा है अब, है ना। वेरीफाई टोकन मतलब ये डिपेंडेंसीज का, ये बोलता है इज ऑथराइज्ड में कहीं पर है, ये छोड़ो। हम फिलहाल तो हमने इससे जो जितनी भी चीजें थी वो हमने हटा दिया, तो ये लॉगिन स्पेशल हो गया। अब देखो क्या है, जब भी मैं बटन को क्लिक करूं, हैंडल लॉगिन फंक्शन इज गोइंग टू रन, बट दैट हैंडल लॉगिन फंक्शन इज नॉट हियर। वो कहां पर है? वो एक्शंस में है। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है, क्या इस हैंडल लॉगिन फंक्शन को आप इसमें पास कर रहे हो? आपने तो स्टोर पास किया है, आप स्टोर पास कर रहे हो, क्या आपने इसके अंदर हैंडल लॉगिन फंक्शन इसमें पास किया है? नहीं, आपने इसमें ये फंक्शन पास करनी पड़ेगी। जैसे आपने स्टोर पास किया है वैसे ही आपने इसमें क्या फंक्शन पास करनी, आपने हैंडल लॉगिन फंक्शन इसमें पास करनी पड़ेगी। आपने इसमें फेच डेटा फंक्शन पास करनी पड़ेगी, हैंडल लॉगिन एंड फेच डेटा। अब आप पता क्या कर सकते हैं, जितनी भी एपीआई कॉल्स हैं वो आप यहीं पे लाओ। मैं इसको विद इन टाइम मतलब क्या, अब नया नया होगा, नई नई एपीआई कॉल्स होगी, वो मैं यहीं पे करता हूँ। एंड जब मुझे टाइम आएगा तो मैं वो वाली एपीआईज भी यहीं पे ट्रांसफर कर दूंगा, और हम देखेंगे कि यहीं से हम उसको कॉल, एक ही जगह पर सारी एपीआई कॉल यहीं पर होंगी। और बाकी जगहों पर क्या होगा, जैसे लॉगिन में वहां पर सिर्फ कॉल होगी, जैसे यहाँ पर हैंडल लॉगिन, ई फॉर्म डेटा कॉल। हाँ, स्टोर में वैसे भी डेटा ही होता है, ठीक है। आपने वो अलग अलग से हुक बनाने की जरूरत नहीं है। तो कांस्टेंट हैंडल लॉगिन, तो ये इससे होगा। चलो ये सही है। और उसके बाद नैबर में इसी तरह से रजिस्टर डॉट ESX में भी हम ऐसा ही करेंगे। हम इस हैंडल रजिस्टर फंक्शन को उठाएंगे यहाँ से, URL लेके, खाली फॉर्म डेटा यहाँ पर होगा। देखो URL तो हमको चाहिए ही नहीं, है ना, सही है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, हैंडल रजिस्टर को लिया, एक्शन में गए, उसको लेके आ गए इधर, ठीक है। दिस फंक्शन हैंडल रजिस्टर इज ऑल्सो टेकिंग ई एज पैरामीटर एंड फॉर्म डेटा, ये भी फॉर्म डेटा ही ले रहा है, ठीक है, फॉर्म डेटा, ओके। और इसमें देखो हम कर रहे हैं, इसमें URL मिसिंग है इस वाली फंक्शन में, तो हम URL इसका यहीं पे बनाएंगे, इसी फंक्शन के अंदर ही हम इसका URL बनाएंगे। और वो जो URL हम बनाएंगे वो क्या होगा, वो बेस URL और होगा user/register। तो वो ऐसे होगा, पहले तो बैकटिक्स, उसके बाद डॉलर, करली ब्रेसेस, बेस URL, हाँ, /user/register, सही है ना। तो ठीक है, ये भी हो गया। और इस हैंडल रजिस्टर फंक्शन को आप इधर डाल दो फेच डेटा के बाद, ठीक है, सही है ना, ये चलेगा आप। और इसमें देखो टोस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, तो टोस्ट मैंने किया हुआ, नेविगेट भी हो गया, एक्सियोस भी लाया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही जगह पर एक्सियोस इंपोर्ट होगा, है ना, बार बार नहीं, है ना, बार बार नहीं। और एक ही जगह पर आप देखोगे ये सारी चीजें भी इंपोर्ट होंगी। वैसे टोस्ट ऐप में और भी काम है, ऐप में और भी चीजें है ना। नहीं, ऐप में कहाँ आता, कैसे आता? फिर डेटा कैसे देते आगे? हाँ, लेकिन ऐप में एक चीज पहले से है, उसमें ऐप में फिलहाल देखो, मैंने ऐप में अगर फिर करना था मुझे, फिर जो था ना, क्या बोलते इसको, ये है ना, क्या बोलते इसको, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, वो मुझे किसके ऊपर करना था, ब्राउजर रूटर के ऊपर। तो उसमें तो राउट्स भी है ना ऐप के अंदर, तो फिर मुझे क्रिएट वो ज़्यादा क्लटर होता,
है ना। लिखने में तो मैं सारा एक ही जगह पे लिख दूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि डिजाइन थ्योरी में हम किसकी बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। बताओ फैच डेटा कहां पर होगा। अब मुझे फैच डेटा करना है, कैसे करोगे। फैच डेटा फंक्शन यहां पर है ना बनाई हुई, इसको मैं डिलीट कर दूं। हम्म क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फैच डेटा इज इक्वल टू यूज यूज कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या डालेंगे, कॉन्टेक्स्ट। सही है ना। अब फैच डेटा आएगा तो इस यहां पर तो कॉल होगा इजीली। फैच डेटा फंक्शन कहां से आ रही है ना। और फैच डेटा फंक्शन के अंदर आप यूजर आईडी डाल रहे हो। और हाँ, जो फैच डेटा होगा, मतलब जब हम ऐप लोड करते हैं उस वक्त पहले फैच डेटा ही होता है ना, तो यहाँ पर फैच डेटा होगा। एंड यूजर आईडी, नो, आप यूजर आईडी आप लोकल स्टोरेज से नहीं लाओगे, यूजर आईडी हमारे पास स्टोर में आएगी। और ये भी गया, ये सब गया, ठीक है। आप नैबार के अंदर प्रॉप्स पास करोगे, नहीं, आप तो कुछ भी नहीं पास करोगे, क्योंकि पूरी की पूरी ऐप ही, पूरी की पूरी ऐप को ही मैंने लपेट लिया प्रोवाइडर के अंदर, वहां पे मैं पास कर रहा हूं। तो इट मींस, अच्छा यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मैंने एक और बनाया, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन फिर यहां पर राउट्स है ना, फिर आपको पूरे के सारे राउट्स उसमें लपेटने, ठीक है। तो यहां पर मैं ये लॉगिन को भी क्या कर दूं, ये तो वही तो बोल रहा, वही तो मैं बोल रहा हूं, तो एक ही बात है। हमें यहां पर भी इसको मतलब क्या करना है, हमें यहां पर भी इसको रैप करना है किसके अंदर। लेकिन देखो यहां पर क्या मसला है, यहां पर आपको ये सारे के सारे राउट्स किसके अंदर मतलब रैप करने हैं, यानी कि आपको यहां पर करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, फिर पूरे के पूरे ब्राउजर राउटर, ये जो पूरा ब्राउजर राउटर है ना, इस पूरे ब्राउजर राउटर को ही आपने रैप करना है किसके अंदर। अब मैंने क्या किया, ये जो ऐप है ना, ऐप डॉट जेएसएक्स, मैंने इसको वहां पर रैप कर दिया एक्शंस में, ठीक है। और एक्शंस रेंडर करवा दिए कहां पर, इंडेक्स डॉट जेएस में। तो मैंने इसके बीच में एक और चीज डाल दी, इंडेक्स डॉट जेएस को बोला कि तुम एक्शंस कर दो रेंडर, एक्शंस को बोल रहा हूं कि तुम ऐप रेंडर करो, लेकिन ऐप को किस में लपेट लिया, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में, उसमें सारी वैल्यूज यहीं से डाल दी। तो मुझे वो एक एक करके प्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं है, जो आपने अभी तक, जो आप अभी ऐप में कर रहे थे। देखो ऐप में कितनी जगह पर मैं प्रॉप्स पास कर रहा था, आपने देखा, देखो मैंने कितनी जगह पर ऐप्स में प्रॉप्स पास किए थे, देखो हर जगह, हर किसी कंपोनेंट को मुझे अलग अलग प्रॉप्स देने पड़ रहे थे, कितने हुक्स मैंने बनाए हुए थे। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, अब मैं इन चीजों को डिलीट कर रहा हूं। आप देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने एक तो ये प्रॉप्स डिलीट कर दिए, ठीक है। देखो मैंने कितनी सारी चीजें नैबार से हटा दी, ठीक है ना। देखो कितनी सारी चीजें मैंने हटा दी, मैंने किसी को भी प्रॉप्स पास नहीं किए, एंड प्रॉप्स ही पास नहीं किए बल्कि मैंने सारे हुक्स भी हटा दिए, ठीक है। और ये जो है ये कुछ है नहीं, और कॉन्टेक्स्ट हमने यहां पे लाया, एक्सियोस भी निकल गया यहां से, देखो कितनी सारी लाइनें हमने निकाल दी, और यहां से यूज स्टेट हुक भी निकल गया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहां से निकल गया। तो देखो और कहीं पे एरर है, हाँ देखो बोलता है कि ऐप डॉट जेएसएक्स में कहीं पर मैं यूजर आईडी ले रहा हूं 26th लाइन में, देखो 26th लाइन में यूजर आईडी में यहां पर ले रहा हूं, है ना, फैच डेटा यूजर आईडी और लॉगड इन में ले रहा हूं, तो दो चीजें मैं ले रहा हूं। देखो इसने लिखा 3 जगह पर एरर है, यूजर आईडी एंड लॉगड इन, आप ये 2 चीजें पता नहीं कहां से ला रहे हो, ठीक है। देखो इसको फैच डेटा कॉमा करके क्या, लोडिंग, ठीक है, लोडिंग और यूजर आईडी, ये सारी चीजें कहां से लाऊंगा मैं, ये सब चीजें कॉन्टेक्स्ट से आ रही हैं, ठीक है। देखो कितना क्लीन कोड हो गया, यूजर आईडी एंड लोडिंग में इसको दूंगा। देखो जब लोडिंग ट्रू होगी यूज इफेक्ट फिर से कॉल होगा, ठीक है। और लोडिंग ट्रू कब होगी, जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन जब हम करते हैं तो वहां पर हो जाता है ना वो, आपने देखा होगा मैंने वहां पर क्या लिखा, सोचो समझो इसको, मैंने
लोडिंग रखा उसकी डिपेंडेंसी को, किसकी, app.jsx में मैंने लोड किसकी डिपेंडेंसी रखी, यूज इफेक्ट की, है ना। लेकिन एक्शंस में देखो लोडिंग ट्रू कब होगी, लोडिंग तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। लोडिंग ट्रू होती है जब मैं हैंडल लॉगिन को कॉल करता हूं। जब मैं हैंडल लॉगिन को कॉल करता हूं देखो लोडिंग ट्रू होती है, बाद में वापस फिर से फाइनली फॉल्स होती है। इससे क्या होगा कि लोडिंग जैसे ही ट्रू होगी फैच डेटा होगा, और बाकी फिर उसके बाद फॉल्स होने के बाद फैच डेटा नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो ये फॉल्स ही रहेगा। देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, लोडिंग क्या है, पहले हैंडल लॉगिन किया, ट्रू हो गया, बाद में जब ये ब्लॉक चलेगा फाइनली इसको फिर से क्या कर देंगे, वापस फॉल्स कर देगा ना ये। ठीक है, मैंने फाइनली ब्लॉक इसीलिए तो लिखा, फाइनली ब्लॉक मैंने इसीलिए लिखा कि जैसे ही तुम लॉग इन करो लोडिंग ट्रू रहनी चाहिए, और जैसे ही लोडिंग ट्रू हो जाए वहां से यूज इफेक्ट क्या करेगा, बाद में यहां से इसको फाइनली फिर से फॉल्स कर देगा। ठीक है, और हाँ हम इसको और भी इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, एनहांसर। हम क्या कर सकते हैं, उसको लिखते हैं कि देखो भाई जब लोडिंग क्या हो, नॉट लोडिंग, नॉट लोडिंग, देखो अगर लोडिंग फॉल्स है, ठीक है, नॉट लोडिंग हो गया ट्रू। अगर मैं इसको लिखूं इफ लोडिंग, ऐसे इफ लोडिंग, अगर लोडिंग है तब तुम कर लेना फैच डेटा, उसके बगैर नहीं करना। ठीक है, देखो ये भी कितना एनहांस हो गया आप, यानी कि अगर लोडिंग ट्रू होगी तभी तुम फैच डेटा करना। ठीक है, और अगर लोडिंग डिपेंडेंसी चेंज होगी तब भी तुम इसको करना। ठीक है, तो लोडिंग फॉल्स अगर होगा उस टाइम पे तो बिल्कुल ही फैच डेटा नहीं होगी। ओके, तो अब है यहां पर नेवर में कुछ है यहां पर, ये एरर वेरर मैं देख लेता हूं क्या है, कहां पर गया, माई कॉन्टेक्स्ट इंपोर्टेड एज माई कॉन्टेक्स्ट, कहां गया ये, कहां पर है, कार्ड बॉडी के अंदर, हाँ दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट, नहीं है यहां पर माई कॉन्टेक्स्ट में, ऊपर तो लाया था मैंने माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सही, चलो ये भी सही है। अब इसमें कुछ वार्निंग्स हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या वार्निंग्स हैं, इनको सब ठीक करते हैं। ठीक है, और हाँ इसमें जो हैंडल रजिस्टर है ये तो गया, अब ये तो है ही नहीं, मत है हैंडल रजिस्टर। लेकिन अब जहां पर बटन पर हैंडल रजिस्टर चल रही है वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप एक कॉल बैक लोगे। ठीक है, विच एम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस, और हैंडल रजिस्टर को कहां पर डाल दोगे, उसके अंदर। ठीक है, और क्या करोगे, इसको आप दोगे ई कॉमा फॉर्म डेटा। ठीक है, ई कॉमा फॉर्म डेटा, और हाँ ई जो है वो कहाँ से लाओगे, वो आप इसके पैराम थी, इसके पैराम से लाओगे जो आपने मेन फंक्शन ली, तो मेन फंक्शन का पैराम वो इसके अंदर जाएगा। तो अब ये बोलेगा हैंडल रजिस्टर फंक्शन किधर है, आपने तो डिलीट कर दी। हाँ भाई मैं आपको बताता हूँ किधर है, देखो नेविगेट गया, क्या लिखोगे आप, अच्छा ये यूजर नेम तो रखने पड़ेंगे, कांस्टेंट क्या, यही हैंडल रजिस्टर कहां से आएगी, इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एक्शंस। चलो हो गया ये भी। अब बताओ टोस्ट गया, एक्सियोस गया, यहां से भी है ना, कितनी सारी चीजें, कितनी लाइंस मैंने डिलीट की होंगी, है ना। तो ये होता है डिफरेंस जब आप कोड लिखते हो, ऐसे ही कुछ भी इंपोर्ट कर लिया, आप अपना काम किसी तरह से निकलवाना चाहते हो। लेकिन दूसरा होता है कि जब आप पूरा मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड सोच के लिखोगे तो आपने कम लाइंस लिखनी होंगी, और कम लाइंस में आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे। जैसे पोइट होता है, जैसे शायर होता है, वो 2 लाइंस में जिंदगी का राज बता देता है कभी कभी, है ना। शायर होता है ना वही कि उसने 2 लाइनें बता दी, उसको आप फिर लोग 50 साल 100 साल तक उसको बोलते रहते हैं कि फलानी शायर ने फरमाया था, है ना, फिर अलग अलग फिलॉसफी उससे निकलती है। तो यही होता है इसमें कि हमने बहुत सारी लाइनें अब इससे हटा दी, कम लिखा, लेकिन हमने कम लिखना मुश्किल होता है। हाँ बस चलो ठीक है।